मैसाचुसेट्स राज्य में, उस राज्य में एक डार्टमouth कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स का डार्टमouth कैंपस भी है। इस डार्टमouth कैंपस में मैं विजिटिंग प्रोफेसर था 9 से 12, 2009 से 12 3 वर्ष, और मैं आयुर्वेद के लिए शोध कर रहा था। क्या अलग अलग शोध बताऊंगा उसको। एक डार्टमouth कॉलेज जो है वहाँ पर 58 में कॉन्फ्रेंस हुआ मशीन इंटेलिजेंस में। 50 में 1950 में एलन ट्यूरिंग ने पुस्तक लिखी, एक आर्टिकल लिखा था, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। अभी तक किसी ने एआई की बात नहीं की। 50 के दशक में आया था कि कैन कंप्यूटर्स थिंक, कैन कंप्यूटर्स बी इंटेलिजेंट। बढ़िया आर्टिकल है, पढ़िएगा सब लोग। कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस बाय एलन ट्यूरिंग। उन्होंने फिर ट्यूरिंग टेस्ट का विधान किया कि कैसे मशीन को इंटेलिजेंट करें, उसकी क्या परीक्षा होगी कि मशीन इंटेलिजेंट है कि नहीं। का परीक्षा ऐसे करें कि कंप्यूटर उस तरफ है और इधर पर्दा है और पर्दे की इस तरफ मनुष्य है और दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। पता नहीं कि मैं मशीन से बात कर रहा हूँ, मशीन इतना बढ़िया बोले लेकिन मैं किसी मानव से ही बात कर रहा हूँ, तब वो मशीन पास होगा ट्यूरिंग टेस्ट। यानी मशीन को मनुष्य से बात करने की क्षमता होनी चाहिए, हमारी बात समझे, हमारी तरह बोले। ये एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट में विधान किया था। फिर मशीन अनुवाद तो 50 के दशक में शुरू हो गया था अमेरिका में खूब तेजी से, क्योंकि 45 में युद्ध खत्म हुआ था और युद्ध के बाद अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक हो गया था। अंग्रेजी वर्षन रशियन चल रहा था। अब रशियन डॉक्यूमेंट्स कुछ आपने पकड़े, मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स, उसको कौन अनुवाद करेगा? रशियन तो करेगा नहीं, वो तो अपने राष्ट्र की बात करेगा। तो मशीन से अनुवाद करना है, फिर रशियन को अंग्रेजी डॉक्यूमेंट मिले उनको अनुवाद करना है, तो इसलिए मशीन अनुवाद काफी किया है। वार के वार के दौरान क्रिप्टोग्राफी था, वार के बाद मशीन अनुवाद। फिर 58 में जो ये सेमिनार हुआ उसमें जॉन मैकार्थी, उससे बॉस्टन एरिया के ही है, गणितज्ञ थे। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, एआई कैन हैपन ओनली इफ मशीन्स अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट। जब तक प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट को नहीं मशीन समझेगी, एआई नहीं हो सकती। इसका मतलब एआई मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट? ये मतलब एनएलपी है, यानी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स शब्द पहले ही आया था और ये बाद में आया है। लेकिन समस्या क्या है, नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट में लेयर्स होती है। नेचुरल लैंग्वेज का डेटा कोई ऑर्डिनरी डेटा नहीं होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा होता है। उसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द, इकाइयां और फिर वाक्य और डिस्कोर्स, सारी बातें होती हैं और सब उस भाषा में निहित व्याकरण और कन्वेंशन भी कहते हैं। कई बार जिन्हें व्याकरण संबंध नहीं होती, कन्वेंशन के रूप में से गढ़ी गई होती है। और कई बार अर्थ जो है वो वहां पर होता ही नहीं है, अर्थ बाहर होता है, अर्थ वहां पर होता ही नहीं। तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेटा होता है, इसको समझना एक बड़ा चैलेंज है। जब तक मशीन ये नहीं समझेगी उसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकती। पिछले 10-15 वर्षों में गजब की प्रगति हुई है, इसकी बातें थोड़ी सी करेंगे कि अब बड़ा से बड़ा वाक्य साधारण डोमेन, मैं कहता हूँ जो जनरल सामान्य डोमेन, उसमें मशीन अनुवाद कर देता है। जैसे भी मैं ऐसे वाक्य ढूंढता रहता हूँ जहाँ पे मशीन फेल करेगी, ठीक है? मैं भी गूगल का एक कंसल्टेंट हूँ जो हिंदी के जो विशेष प्रयोग, गूगल ने मुझे पायलट प्रोजेक्ट दिया है, उसमें ये जो गढ़वाली हिंदी तो नहीं, जैसे कि पूर्वी हिंदी है, जैसे मैं कहूँगी आपको भोजपुरी हो गई या हरियाणवी हो गई या मैथिली वाली हिंदी हो गई, इसको कैसे मशीन समझेगा? हिंदी को तो समझता है, क्योंकि लोग बोलते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, उसको नहीं समझेगा। तो यदि मुझे भोजपुरी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है या गढ़वाली से या बंगाली से अनुवाद करना है अंग्रेजी में, तो बंगाली से पहले अनुवाद कीजिए गढ़वाली में, बंगाली को भाषा गढ़वाली है, फिर गढ़वाली से अनुवाद कीजिए हिंदी में, क्योंकि गढ़वाली हिंदी को भाषा है, फिर हिंदी से अनुवाद कीजिए। ये श्रृंखला अपनानी पड़ेगी, क्योंकि तो भाषाएं कई सारी, बोलने का लहजा अलग अलग है। तो ये बहुत विशेष हो जाती है कि भाषाएं अपने आप में, खासकर बहुभाषिक देश में, बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न करती है। विचित्र स्थिति को मशीन समझे बढ़िया से, ये है चैलेंज। और इसमें बिजनेस भी है, पहले बिजनेस नहीं था, बिजनेस भी आ गया है। बिजनेस ये है कि सारे लोग भाषा इस्तेमाल करते हैं और सारे लोग सर्च करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। यदि भाषा से सर्च करेंगे
हर आदमी जाएगा इंटरनेट पे, जब आदमी इंटरनेट पे जाएगा या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा तो उसकी सेल बढ़ेगी, इंटरनेट पे प्रेशर बढ़ेगा, तो हम वहाँ ऐड से पैसा कमाएंगे, है कि नहीं? तो जहाँ जनता इस्तेमाल करती चीज़ों को ज़्यादा, वो ज़्यादा बिजनेस में आ जाती है। बेशक हम उसको शुरू में फ्री दें, लेकिन वो बिजनेस का हिस्सा बन जाता है। तो अब क्या हुआ कि इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम AI कहते हैं, उससे बिजनेस जुड़ गया जो पहले नहीं जुड़ा था। पहले नहीं जुड़ा था कई कारणों से, डेटा हर भाषा में उपलब्ध नहीं था। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो AI के लिए प्रयोग की जाती थी वो कमर्शियल लैंग्वेजेस नहीं, जैसे प्रोलॉग, मैंने सारी भाषा में प्रोग्रामिंग की। जो 1997 में मैंने कोर्स किया था, इंट्रोडक्शन टू AI, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, कोर्स का नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस कोर्स में प्रोग्रामिंग का कोर्स था, सिर्फ लिस्प और प्रोलॉग भाषा की प्रोग्रामिंग का कोर्स, तो आज भी उसको AI की भाषाएं कहते हैं। अब तो पाइथन ज़्यादा चल रही है। यदि उस वक्त जावा या C में AI के एप्लीकेशंस बनते तो शायद ज़्यादा कमर्शियल हो पाते। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि प्रोलॉग में कोई एप्लीकेशन बनाए वो कमर्शियल हो। जैसे सीडैक कोलकाता का एक एप्लीकेशन था, अंग्रेजी का पार्सर प्रोलॉग में बना हुआ था, जिनका आंग्ला बांग्ला जो मशीन अनुवाद उस जमाने में हुआ करता था, आंग्ला हिंदी, आंग्ला भारती वगैरह कई सारा था, तो IT कानपुर ने शुरू किया था। वो इस पर आधारित था कि अंग्रेजी का पार्सर, किसी एमटेक विद्यार्थी ने IT कानपुर में अंग्रेजी का पार्सर कैसे ढूंढ लिया। वो पार्सर प्रोलॉग भाषा में इम्प्लीमेंटेड था, प्रोलॉग भाषा में इसकी प्रोग्रामिंग की गई। उससे अंग्रेजी को हम व्याख्यात करेंगे, उसके बाद उस व्याख्या को हम हिंदी में, बांग्ला में जनरेट करेंगे। ये पार्सिंग जनरेशन का मॉडल मशीन अनुवाद का था उस समय। मुझे सीधा कोलकाता ने इन्वाइट किया कि मैं उनका एक गेस्ट था एक हफ्ते तक, सीधा कोलकाता पे बढ़िया उन्होंने रुकाया, मछली वछली खिलाई। तो उनका था कि भाई ये प्रोलॉग पार्सर समझ नहीं रहा मुझसे, क्योंकि पूरी की पूरी फाइल, एक ही फाइल में 1 लाख 1.5 लाख का लाइन का कोड था। और यदि कहीं कोड बैकफायर कर जाए या मिस लीक करे तो ढूंढना मुश्किल होता है कहाँ पे ये कोड प्रॉब्लम कर रहा है। पुरानी भाषा है, उसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स नहीं है कि कैसे हम कैप्चर करें इश्यूज को। तो वहाँ उसके प्रोग्रामर को बैठा के, मैं इसका नाम था विवेकानंद, प्रोग्रामर का थोड़ा सा बता, बैठा के बता था कैसे कैसे इसको करना। तो जो भाषाओं पे भी कई बार ये डिपेंड करता है कि कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसका कमर्शियल आस्पेक्ट कितना है, उसमें कितना कम्युनिटी इन्वॉल्व है उसको डेवलप करने में। अब जावा जैसे, अब जैसे पाइथन है, इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी शामिल हो गई है। आपने कुछ बनाया, आपने पाइथन को वहाँ पे गिटहब पे डाल दिया, जावा कुछ बनाया गिटहब पे डाल दिया, तो भाषा ग्रो करती है, नए नए चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जो भाषा कमर्शियल रूप में एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, उनमें ज़्यादा उन्नति नहीं होती। ये कारण मेरा अब जो AI में कमर्शियल एप्लीकेशन आने लगे काफ़ी सारे, उसका कमर्शियल पोटेंशियल काफ़ी बढ़ गया है, इससे काफ़ी तेजी से प्रगति इसमें हो रही है। अब AI में करते क्या क्या हैं, जिससे जो फाउंडेशनल है कि भाषा का काम है, कंप्यूटर से लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, भाषा विभागों में नाम है इसका, और इंजीनियरिंग विभागों में उसको NLP कहते हैं, कंप्यूटर साइंस NLP कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसको लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कहता है। जैसा भी जो विषय हो, और भाषा के विभाग वहाँ पे बोलते हैं कंप्यूटर से लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस विभाग, इंजीनियरिंग विभाग बोलेंगे NLP, बायोटेक, हर जगह इस्तेमाल होता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया को के पैटर्न को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर विषय में होता है, हिस्ट्री में हर जगह कहीं भी ढूंढ लीजिए इसका विषय मिल जाएगा आपको। ड्रग डिस्कवरी में इस्तेमाल होता है, कई सारे इसके अनुप्रयोग है, बताऊंगा नहीं। हमारी एक कंपनी है अहमदाबाद में, जिसका मैं एडवाइजर हूँ, वो क्या इसके किस पे काम कर रही है कि जो डॉक्टर ने सर्जरी किया तो उसका जो वो रिकॉर्डिंग है प्रोसेस का, उसको ट्रांसक्राइब कर लिया, उस बड़े डॉक्यूमेंट से मशीन कैसे अपने आप जो है बिलिंग कर दे, तो ये पता कर ले कि इंश्योरेंस कितना कवर करेगा, कितना कवर नहीं होगा, ऑटोमेटिक बिलिंग। तो उस तरह के कई सारे काम इसके हैं। तो भाषा के, क्योंकि भाषा हर जगह है तो हर जगह भाषा की एप्लीकेशन होती है। इन्फ्रेंस इंजिन है कि जो हम निष्कर्ष निकाल, जैसे हम कमेटियां बनाते हैं देश में कि कोई प्रॉब्लम को सुलझाना है, सुबह सुबह कमेटी बना के आए अपने संस्थान में, कमेटी का बनाते जब कोई मामला सुलझ नहीं रहा होता है, कमेटी बना दी, कमेटी मंथन करेगी, TAD लेगी, फिर वो चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। तो उसके बदले आप मशीन को दे दीजिए काम, सारा डेटा दीजिए, मशीन निष्कर्ष निकाल देगा, है कि नहीं। तो वो एक्सपर्ट सिस्टम जहाँ पर कि एक विषय का ज्ञान हमने मशीन को दिया
और मशीन उस विषय का एक्सपर्ट बन जाएगी, जैसे वेद का एक्सपर्ट है, आयुर्वेद का एक्सपर्ट है, और रसायन शास्त्र का एक्सपर्ट है, जैसे कि बनाया। अब वो ज्ञान खत्म हो जाएगा कि लोग नहीं बचे तो मशीन को सिखा दीजिए। अभी मुझे पता है कि पिछले दशक में एम्स में एक आयुर्वेद का एक्सपर्ट सिस्टम बन रहा था, पता नहीं पूरा हो नहीं हो। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम जो ऐसा ट्यूटर हो जो कि 1-to-1 आपसे डील करे। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं एक समय एक छात्र को पढ़ा सकता हूँ। ITS जो है वो एक समय कई छात्रों को पढ़ा सकता है, अपनी कई कॉपी कर लेगा वो। ऐसे इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम है, 1000 छात्र 1000 कॉपी कर ली, सबको अकेले अकेले पढ़ा रहा है कि नहीं, तो वो क्षमता उसमें रहती है। विजन मशीन है जो कि पिक्चर का अर्थ निकाले, जैसे अब नंबर प्लेट का टिकट लग जाता है, आपको अपनी ड्राइविंग फास्ट कर रहे हैं, मशीन ने अपनी नंबर प्लेट का फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद उससे नंबर निकाल लिया और डेटाबेस से क्वेरी करके आपको टिकट मिल गया। टिकट क्या बोलते हैं, फाइन। एक छोटा सा प्रयोग उसका है, जैसे गूगल लेंस में आप जैसे आपके किताब के पीछे मान लीजिए, अभी मैंने सबसे कहा कि जिसने जिस डिक्शनरी पे काम किया है, सब डिक्शनरी में जो एक्सपर्ट हैं सबके नाम मुझे दीजिए। तो डिक्शनरी की किताबें प्रिंटेड है, उसमें नाम टाइप करना पड़ेगा सारे स्टाफ को, अब टाइप नहीं करने मुश्किल हो रही है उनका, गूगल लेंस इस्तेमाल कीजिए, गूगल लेंस दीजिए, फोकस करके उसको टेक्स्ट निकाल लेगा वहाँ से वो। तो पिक्चर से टेक्स्ट निकाल, ये विजन मशीन है। सैटेलाइट ने फोटो भेजी कि सुनामी आ रहा है, उसका अर्थ निकाल लिया। तो कई सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं पा रहे, मेरे हाव भाव से अर्थ निकाल लेना कि क्या बोल रहा है। साइन लैंग्वेज, बहुत तरह की चीजें, ठीक है नहीं, वीडियो चला दिया, उसका अर्थ बता दिया। इसमें नाट्य शास्त्र का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बताऊंगा आपको। रोबोटिक्स वैसी मशीनें जो चलती फिरती मशीनें जो काम कर रहे हैं, हम उनको आज निर्देश दें वो काम करें। सर्जरी करना हो, सूक्ष्म सर्जरी करना हो, बहुत ही माइन्यूट सर्जरी करना वो करेगा। बड़ा काम करना, बिल्डिंग को तोड़ना है वो बिल्डिंग को तोड़ना वो भी काम करेगा। बिल्डिंग को असेंबल करना है, कहीं बम गिराना, तो बहुत सारी चीजें जो रोबोटिक्स में किया जाता है। अब आजकल जो है जब AI की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग की बात आती है। AI मतलब मशीन लर्निंग, क्यों? मशीन को लर्न करा रहे हैं, जैसे हम समाज से सीखते हैं, मशीन को भी हम सिखाते हैं। हम समाज से बहुत से वर्षों में सीखते हैं चीजें, गति इसकी स्लो होती है। मशीन को उतना समय नहीं होता। मशीन को आप इकट्ठे सारा डेटा दे दीजिए, उसके बाद प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा है, ह्यूमन से कई गुना ज्यादा है, और कई गुना सस्ता भी है ह्यूमन से, तो वो जल्दी से वो सारा प्राप्त करता है। दूसरी बात और भी आ गई है, हम मनुष्य अपने समाज में एक समय में एक समाज में होते हैं, मशीन एक समय में पूरी दुनिया में होता है, वो क्लाउड पे होता है, और क्लाउड में सारी दुनिया के लोग जुड़े होते हैं। जब मैंने कीबोर्ड किया था स्विफ्ट की का, आप लोगों ने संस्कृत कीबोर्ड इस्तेमाल किया गूगल प्ले स्टोर से, तो वो संस्कृत कीबोर्ड हमारा बनाया हुआ है, प्ले इसका स्विफ्ट की का। तो स्विफ्ट की कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे तो संस्कृत, मैथिली, कई 4-5 भाषाओं का बनाया है, संथाली भी उसमें शायद डोगरी भी है। तो कैसे बनाया, जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम टाइप करते हैं, अभी आपने कीबोर्ड इंस्टॉल किया, आप टाइप कर रहे हैं, आपके टाइपिंग बिहेवियर से सीख रहा है, आप अब ज्यादा क्या टाइप करते हैं, लेकिन वो साथ साथ उससे भी सीख रहा है जो अन्य लोग कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया में, अन्य लोग स्विफ्ट की जो इस्तेमाल कर रहे हैं और देवनागरी टाइप कर रहे हैं, उन सब का इंफॉर्मेशन जा रहा है क्लाउड पे। वो आपसे भी सीख रहा है, अपने क्लाउड से भी सीख रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक समय में उसके दो सीखने चल रही है, आपके बिहेवियर से सीख रहा है तो आपने इंस्टॉल किया है, साथ साथ दुनिया में सब लोग जो टाइप कर रहे हैं उसको क्लाउड से सीख रहा है। हम भी ऐसा नहीं कर सकते, हम एक समय में एक ही जगह पर रहते हैं, हम क्लाउड से कनेक्ट नहीं रहते। मशीन की सीखने की क्षमता कई गुना ज्यादा है, और कई बार वो खतरनाक भी लगती है, जिसमें कि कई सारे फ्रिक्शन वगैरह बने हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होती है आगे चर्चा करेंगे। अब जो कृत्रिम मेधा यानी AI का भाषा विज्ञान से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जब भाषा को सीखना है मशीन को, बिना भाषा को सीखे वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। भाषा में तो लेयर होते हैं, लेयर ध्वनि का होता है, और ध्वनि के दो होते हैं स्तर, एक तो ध्वनि और ध्वनि का जुड़ना फोनोलॉजी, उसके बाद शब्दों का स्तर होता है, वाक्य और अर्थ का होता है। तो बिना इनको कैप्चर किए मशीन इंटेलिजेंट नहीं हो सकती, और ये कैप्चर कराएंगे बिना भाषा विज्ञान के ज्ञान नहीं हो सकता, आपको भाषा विज्ञान करना ही पड़ेगा। संस्कृत से क्या कनेक्शन है, थोड़ा और ज्यादा गंभीर कनेक्शन संस्कृत से है। पहले वैयाकरण दुनिया के पाणिनि, और वो भी ऐसे वैयाकरण कि इन्होंने पूरी की पूरी प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम सिस्टम में बांध दिया, यानी गणितीय परिधि में बांध दिया, जो न कभी पांडे से पहले हुआ, न पांडे के बाद तक हुआ है।
और किसी भाषा में, ठीक है। इसलिए पाणिनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरी बात, संस्कृत में जो भाषाई परंपरा थी भाषा विज्ञान की वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम ओरल ट्रेडिशन में हम मौखिक में लिखते थे और क्योंकि वो याद रह सके आसानी से, सूत्रायिक शैली में लिखते थे। उसके लिए हमने 6 में से 4 वेदांग भाषा विज्ञान के रखे, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा और छंद। 4 हमारे व्याकरण जो भाषा विज्ञान से संबंधित थे, बाकी 2 अन्य कल्प और ज्योतिष भाषा विज्ञान से सीधे संबद्ध नहीं। हमने जो 6 विषय में हमने गणित और विज्ञान वगैरह नहीं रखा, जो सारे विज्ञान से निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय था भाषा विज्ञान देश में, और उसके कारण जो पूरा का पूरा भाषा विज्ञान जो है भारत से आया है विषय, सब मानते हैं इसको। और जो इसमें आप देखेंगे ये जो कुछ ऋग्वेद का आर्टिकल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग इसको पढ़े जरूर। कि 1985 में एक आर्टिकल आया था, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन संस्कृत और एआई। अब वो भाषा विज्ञान से ऊपर जा रहे हैं, अब तो लॉजिक की तरफ जा रहे हैं। मेरा कहना है कि हम क्या करते हैं एआई में कि जो प्राकृतिक भाषा बच्चे को सिखानी है, और प्राकृतिक भाषा बहुत क्रिएटिव होती है, उसमें अर्थ का कुछ पता नहीं होता कि कब क्या अर्थ निकल आएगा उससे। तो गोल क्या है कि प्राकृतिक भाषा के वाक्य को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे उसका जो इंटेंडेड अर्थ है वही निकल के, वही मशीन एक अर्थ समझेगा। तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगा, मशीन कंफ्यूज हुआ तो आगे कैसे बढ़ेगा वो। मनुष्य तो बहुत सी चीजों से अर्थ लगा लेता है वो। हम आपसे बात भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, हम आप वातावरण भी है, कौन सा अभी टॉपिक चल रहा है उसकी बात चल रही है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, है कि नहीं। मशीन को अंदाजा नहीं होता वो। तो मशीन के लिए आवश्यक है कि जो बात कही गई है उसका एकदम जो है दुविधा रहित इंटरप्रिटेशन हो उसका। उसके लिए हम इसको कृत्रिम शैली में उसको रिप्रेजेंट करें। उनका कहना है कि भाई संस्कृत में ये बात बहुत दिन से लोग कर रहे हैं, प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम शैली में रिप्रेजेंट, ताकि उसका अर्थ वही निकल के आए। पहले त्रुटि रहित तरीके से किताब बनाना, टेक्स्ट कंस्टिट्यूट करना, फिर त्रुटि रहित तरीके से टेक्स्ट को अर्थ निकालना, दोनों ही बातें संस्कृत में। तो पहले उन्होंने कहा कि जो कृत्रिम मेधा के वैज्ञानिक हैं, पहले वो देख ले कि वो कैसे कर रहे हैं, फिर वहां से फिर अपना एआई शुरू करना। नहीं तो फिर आपको शुरू से सारा करना पड़ेगा जो शशि लाल ने पहले कर रखा है। ये लॉजिक है, किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाता है पहले क्या कर रखा है। जो हम देश और नहीं देखते कहाँ पे कर रखा है उसको देख लीजिए, और उसके बाद वहां से आगे आगे कीजिए। तो बड़ा एडवांटेज है संस्कृत के लोगों के लिए, जो कर रखा है उसको समझ के फिर एआई को आप फीड कीजिए, एआई से जुड़िए, आगे बढ़ाइए। तो ये उनका आर्टिकल है। तो इसके लिए काफी अध्ययन किया था उसने, रिब्रिक्स ने, और इसके आर्टिकल के बाद ही काफी हंगामा हुआ था, आपको पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ था। फिर जो है फिर सीडैक को परम कंप्यूटर का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मैंने कहा कि हम भी करेंगे। बहुत तरह की बातें हुई थी और हंगामा हुआ था उसके बाद। एक और आर्टिकल है कि संस्कृत जो है कैसे फाउंडेशन है कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स की। निकोलस ऑस्लर ने एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन दिया कि संस्कृत से क्यों ज्ञान कहा जाए। अब जेएनयू के संस्कृत डिपार्टमेंट ने ये विषय शुरू किया, और जेएनयू किसी और विभाग में ये विषय शुरू नहीं है, ना कंप्यूटर साइंस में ना इंजीनियरिंग में। अभी इंजीनियरिंग में हम लोगों ने एक एप्टेक शुरू किया है कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स में, संस्कृत सेंटर के साथ मिलकर संस्कृत विभाग में शुरू किया। क्योंकि संस्कृत क्यों फाउंडेशन है उसका ये उन्होंने आर्टिकल दिया, संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए इस विषय को पढ़ने के लिए। ये 2 आर्टिकल आपको जरूर पढ़ें, स्पष्ट होगा उससे। हाँ, ये दे रखा है यहाँ पे, आपको शेयर कर दीजिए। अब जो थोड़ा पीछे जाते हैं, सबसे पहले कि पाणिनि की बात करते हैं कि पाणिनि 7th सेंचुरी बीसी पाणिनि का डेट है, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में सस्योर, फर्डिनांड डी सस्योर यूरोप में, और 20वीं शताब्दी में नोम चॉम्स्की जो भी जीवित है अमेरिका। तो भारत, यूरोप और अमेरिका 3 आप देख लें पहलू। तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यही 3 जगह पे हुआ, और अभी तक चल ही रहा है डेवलपमेंट। ये अभी तक ऐसा नहीं कि भारत का जो डेवलपमेंट था वो अब इररिलेवेंट हो गया है, वो कंटिन्यू कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परंपरा में जो ज्ञान बना है पढ़ने का, वो अभी भी रेलेवेंट है, कंटिन्यू कर रहा है। रेलेवेंट नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मैच्योर अभी भी वही है, तो देखना है। तो पाणिनि क्यों महत्वपूर्ण, पहले पाणिनि की बात करते हैं। तो पाणिनि की व्याकरण को जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो चाहे वो सिद्धांत कौमुदी की शैली हो, चाहे वो काशिकावृत्ति की काशिका की शैली हो, तो वो हम सूत्र को याद करते हैं और सूत्र से कनेक्शन ढूंढते हैं। यदि आप उसको ऐसे देखिए, पाणिनि का एक सिस्टम मान लीजिए है, अब ऊपर से देखिए इसको, तो आपको लगेगा कि 4 उसमें मॉड्यूल्स हैं। हमारे ब्रेन में जो ग्रामर फिट है, मान लीजिए मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी की ध्वनियाँ
आपके दिमाग में बॉम्बार्ड हो रही है। तो हिंदी की ध्वनि, संस्कृत ध्वनि, पंजाबी की ध्वनि बहुत अलग नहीं है, मतलब ध्वनियाँ होती हैं। भाषा का नाम बाद में हम अक्षर से जोड़ते हैं उसको, अल्फाबेट से, तब लगता है कि वो भाषा अलग हो रही है। ध्वनि होती है। अब अध्वनि सब में होगी, अध्वनि सब में होगी। हमने आपको ऐसे लिख दिया तो हिंदी हो गई, राइट, या संस्कृत हो गई। तो ये तो जब जहाँ पर अल्फाबेट नहीं होता वहां तो लोग नहीं सोचता ऐसे। हमारे प्राचीन भारत में अल्फाबेट की बात नहीं थी, हम ध्वनि की बात करते थे। ठीक है, जैसे कि पाणिनि शिक्षा में कहा गया कि भाई स्वयं ब्रह्मा ने 61 ध्वनियां बनाई हैं संस्कृत और प्राकृत के लिए। आप उसको जरूर पढ़िए, कितना महत्वपूर्ण था ध्वनि का ज्ञान। वो कहते हैं पाणिनि शिक्षा में कि भाई आप नहीं पढ़ोगे तो नरक में जाओगे, पढ़ लिया तो स्वर्ग में जाओगे। और दो तरह के लोग होते हैं, एक तो स्वयं पढ़ते हैं, उनके किताब में नहीं लिख रहा हूँ, उनके लिख रहा हूँ जो नहीं पढ़ते। ठीक है, और कितनी बड़ी चिंता है कि ध्वनि का ज्ञान बहुत होना चाहिए हमारे सारी परंपरा में। तो पहला कंपोनेंट ध्वनि का है, फोनेटिक कंपोनेंट। हम आपसे बात कर रहे हैं, ध्वनि आप सुन रहे हैं, फिर आपका मन डिसाइड करता है ध्वनि किस भाषा का है, ध्वनि किस भाषा का है। तो ध्वनि को पहले आप, जैसे मान लीजिए कि मशीन है, ध्वनि को सुन के लिख देती है, तो उस तरह का मशीन कुछ है जो लिखता है पहले उसको। उसके लिखने के बाद फिर उस भाषा, जो हमने लैंग्वेज आईडी कर दिया हमने कि भाषा कौन सी है, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ध्वनि किसी भाषा की हो सकती है। कभी बोलते बोलते पंजाबी में बोलने लगो ध्वनि, मैं गुजराती में यही ध्वनि बोल दूं, आपको मन क्या करेगा, भाषा आईडी करेगा, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद उस भाषा के व्याकरण लोड किया उसने, व्याकरण रूल्स लगाए। जब व्याकरण लगेंगे तो वहां कोश चाहिए होंगे, क्योंकि सेंटेंस का अर्थ सबसे जो गुण होता है वो होता है व्याकरण, इसमें क्रिया में होता है। तो क्रिया का आप नहीं करेंगे तो कारक क्लियर ही नहीं होगा आपका, वाक्य में क्या कहा जा रहा है स्पष्ट नहीं होगा आपको। तो क्रिया का आपको रूप चाहिए, धातु चाहिए, सारा चाहिए, और फिर जो रूढ़ शब्द है उसमें वो चाहिए गण। तो वो दोनों आपको ग्रामर चाहिए, दो लेक्सिकॉन चाहिए। ये बड़े डेटाबेसेस है, धातुपात गणपात, ये एक्सटर्नल होता है। जहाँ पर ग्रामर है वहां पे नहीं होगा, और जगह होगा। अब मन कैसे डिक्शनरी स्टोर करता है, ये भी बड़ी विचित्र सी बात है। किसी एक शब्द को मन एक जगह स्टोर नहीं करता, उस शब्द को मिलियन पार्ट से बांट के कई जगह स्कैटर्ड करके करता है। जब आवश्यकता पड़ती है उसको रिकलेक्ट करके एक जगह बना देता है। मान लीजिए कि मैं हर दिन किसी छात्र को देख रहा हूँ, जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, ठीक है, तो इनके रूप का जो इसेंशियल पॉइंट्स है, किस दिन हरे शर्ट में, किस दिन लाल शर्ट में, किस दिन इस शर्ट में है, फिर भी पहचान लेता हूं इनको मैं। तो इनका जो रिकॉग्निशन है, इनकी मिलियन पार्ट पता नहीं कितने, वो हर एक पार्ट में दिमाग में कहीं स्कैटर्ड हो। जब मुझे आवश्यकता पड़ी, मैंने देखा इनको, तो रिकॉग्निशन होता है। फिर हमारा ब्रेन उसको असेंबल करके एक इमेज बनाया जो इसके इमेज से मैच करता है, इस सर्टेन थ्रेशोल्ड में इतना परसेंट मैच कर गया तो यही, यदि कम मैच किया तो नहीं होता है ना कई बार। तो शब्दों को भी वैसे ही स्टोर करता है ब्रेन। इसमें कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक जे.एफ. सुबा की बड़ी प्रसिद्ध किताब है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, कभी देखिएगा उसको। तो किया जा चुका है। तो पाणिनि का क्या है कि इन्होंने जो बताया कि भाई ग्रामर बाहर है, वो लोड हो गया। अब ग्रामर की मदद से जो व्याकरण है, वो उसका जो वाक्य आपने कहा है उसके वो पार्सिंग करेंगे, एनालिसिस करने के बाद आप समझ आएंगे आपको क्या है। फिर कारक में जाएंगे और पूरा समझ गए उसको। समझने के बाद फिर आप उसमें कुछ या तो उत्तर देंगे जो आपसे कहा गया है, सर दिलाएंगे, या आपको आनंद आएगा। भाषा का ये होता है कि आपको आनंद आया सुन के, या आपने कुछ पूछा है जवाब देंगे उसका, या कुछ वार्तालाप बढ़ेगी आगे, है कि नहीं। तो ये सारी बात होती है। उसके बाद चौथा है जो छोटी छोटी इकाइयां, जैसे सुबंध है, तिगंत है, छोटे छोटे अफिक्सेस है। इसके लिए बाहर से डेटाबेस नहीं होता, अंदर ही डेटाबेस रहता है इसके। जैसे सुप जो है 21 हो गए, और तिंग जो 18 हो गए मान लीजिए। तो ये सारे जो छोटी छोटी इकाइयां हैं अंदर ही हम रख सकते हैं। अभी भी अच्छे प्रोग्राम में जो बड़े डेटाबेसेस होते हैं वो बाहर होते हैं प्रोग्राम्स, क्योंकि अंदर नहीं होता। हम उसको कॉल करते हैं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं डेटाबेस को रेफर करूंगा। रेफर कैसे करूंगा, उसका एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताऊंगा कंप्यूटर को, उसमें जो जिस आईडी से घुसना है डेटाबेस में वो बताऊंगा। तो लोकेशन और आईडी यानी यूजर ने पासवर्ड दोनों के साथ जाता है मशीन, उससे कम्युनिकेशन करता है, फिर डेटा उससे लेना शुरू करता है। पांडे क्या करते हैं, धातु कहते हैं, यानी पाइपलाइन स्टैब्लिश हो गया, अब डेटा फ्लो करेगा। ठीक है, इनफैक्ट जो डेटाबेस शब्द अंग्रेजी का डेटाबेस और धातु पाठ दोनों एक ही शब्द है, आप ध्यान से सुनिएगा। डेटाबेस और धातु पाठ कॉग्नेट है, यानी एक ही मूल से आए हैं।
जिस मूवी जो भी कह दिया कि पहली बार ये सारी प्रक्रिया भारत में शुरू हुई है। हम ये कह सकते हैं कि धातु पाठ से डेटाबेस शब्द बना है, ऐसा कहना आसान, उल्टा नहीं कह सकते। पाणिनि का सिस्टम ज्यादा फॉर्मल है, रूपात्मक है और लार्जली अनएम्बिगुअस है। मैं नहीं कहता कि पाणिनि कंप्लीटली अनएम्बिगुअस है, पाणिनि के सिस्टम में भी काफी एम्बिगुइटी है। पाणिनि खुद ही कहते हैं एम्बिगुइटी विप्रतिषेध है परम कार्य, जब प्रतिषेध हो तो बाद वाला जो है वो सही है। क्योंकि हो सकता है कि जब विशाल ग्रामर के रूल्स लग रहे हैं सिस्टम में, किसी स्ट्रिंग पे एक आधे 2 रूल लगे एक साथ तो 2 उत्तर आएगा। मशीन में भी ऐसा होता है, उस 2 में कौन सा बेहतर है उसके लिए आगे बढ़ना है, तो बाद वाला पाणिनि कहते बेहतर है। इसी बात को ऑप्टिमैलिटी थ्योरी आई थी 1997 में, प्रिंस एंड स्मॉलेंस के 2 ऑथर उसके हैं, भाषा वैज्ञानिक बड़े हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑप्टिमैलिटी थ्योरी। उसमें एक चैप्टर है पाणिनियन फोनोलॉजी का। उनका कहना है कि इसका इंस्पिरेशन पाणिनि है इसके लिए, इस थ्योरी के लिए। वो कहते हैं मानव मस्तिष्क में जब वाक्य बनते हैं, जब हम बोलते हैं, कई सारे शब्द और वाक्य बनते हैं, उनमें से जो ऑप्टिमम होता है वही मुंह से बाहर निकलता है। अब एक एक्सप्रेशन के लिए मैंने 4 वाक्य प्लान किए, जो मुझे बोलना है, मैं जो मोस्ट ऑप्टिमम होगा उस संदर्भ के लिए वही मैं बोलूंगा, जिस वाक्य से मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा उस भी सिचुएशन में वही मैं बोलूंगा। बाकी 3 रिजेक्ट हो गए। इसके लिए फिल्टर्स लगते हैं, सीरीज ऑफ फिल्टर्स। उस फिल्टर से निकल के जो जीतता है वही बात बाहर निकलती है। ऑप्टिमैलिटी थ्योरी का कहना है हमारे मस्तिष्क में भी कई सारे फिल्टर, जिसका फिल्टर चिकन गड़बड़ा गया या फिल्टर नहीं बने वो आदमी स्पीच डिफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, समझते हैं। तो अब जैसे कई सारे रूल है पाणिनि में जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, जैसे स्वतंत्र कर्ता कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कर्तु ईप्सित तमम कर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। आधार अधिकरण कह सकते हैं, आधार है तो कर सकते हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार बोतल है कि डेस्क है? देखो आपको कि आप रिमोट ले आइए जो टेबल पर रखिए, आप ले आएंगे कि मैं रोबोट से कहूँ तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि रोबोट तो रखा नहीं टेबल पे, ये तो बोतल पर रखा हुआ। तो हम अजम्पशन करते हैं, बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं, समाज हमें सिखाता है अज्यूम करना। मशीन को अजम्पशन भी सिखाने हैं तो बहुत सी और तिकड़म करना पड़ेगा, तिकड़म करना पड़ेगा। ठीक है, तिड़कम तिकड़म करना पड़ेगा, बहुत सी युक्ति करनी पड़ेगी। एक जैसे था कि एक रोबोट को सिखाना है, एक पोस्ट डॉक कर रहा था MIT में, वो एक बार जेनी प्रेजेंटेशन दिया था कि रोबोट को सिखा रहे हैं हम इन और एट, प्रेजेंट इंग्लिश का जो प्रपोजिशन आधार अधिकरण, इन और एट जो सप्तमी हो गई। ठीक है, तो अब जो अधिकरण सिखाना है उसको, अधिकरण सप्तमी, तो अंग्रेजी में हर भाषा में अलग अलग होते हैं उसके एक्सप्रेशन, है कि नहीं? बात तो वही है, बात वही, कॉन्सेप्ट वही है। दिमाग में ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट में आधार क्या है वो आदमी सीखता है समाज से, भाषा की अभी बात ही नहीं है। फिर उस समझ को वो किसी एक भाषा में एक्सप्रेस करता है, उसके प्रपोजिशन इन, एट या मे, पर वगैरह इस्तेमाल करता है, राइट? तो यदि रोबोट को सिखाना है आधार तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, तो वो सिखा के तो रोबोट काम करेगा। क्या फायदा सिखाने से? रोबोट सारा काम कर देगा आपका, ये लिया वो लिया, ये कर दो वो कर दो, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको सारा कारक करना पड़ेगा। लेकिन कारक की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब कर तो इससे तमाम कर्ता के द्वारा मोस्ट डिजायर्ड हम कैसे इंटेंशन देखें, उसके दिमाग में कैसे घुसे, उसके दिमाग में कैसे घुसे। इसलिए बेसिक डिफरेंस जो चॉम्स्की पाणिनि में है, चॉम्स्की कहते हैं, मैं आगे बात करूंगा, कि जो अटरेंस है, जो मुंह से अंदर है, उसकी बात हम नहीं करते, चॉम्स्की वही मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो मुंह से बाहर निकला वाक्य वही हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। हमारे यहाँ कहते हैं जो मुंह से पहले एस बार जो बोलते हैं, जो विवक्षा है, इंटेंशन है, क्या इंटेंशन हुआ, क्या डिजायर हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के बनने में। सर जैसे आपने बोला हम फीड कर सकते हैं, तो बेसिकली हम जो साउंड निकालते हैं, जैसे अच्छा के भी 4 मतलब अच्छा, तो मतलब उस साउंड को कैसे आप स्टोर कर पाओगे? मैं भी स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे पाणिनि व्याकरण में इसकी बात की गई है ना। मस्तिष्क में कैसे होता है तो कोई नहीं जानता। इतना जरूर है कि हम अपने मस्तिष्क को बारंबार ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ट्रेनिंग हमारे जब हम घर में रहते तभी से शुरू हो जाती है। हम सुनते रहते हैं चीजें, और
सूंघना, टच करना, सारी बातें हमें डेटा एग्रीगेशन देती है। हम डेटा को एक्वायर करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन से फिर हम उसको लर्न करते हैं। तो मशीन लर्निंग में आजकल वही हो गया, हम क्लासिफाई कराते हैं चीजों। एक तरह की चीजें एक जगह, अयुण एक तरह की क्लासिफाई कर दिया, रिल रिक अलग क्लासिफाई कर दिया, हल अलग क्लासिफाई। तो पाणिनि ग्रामर स्टार्ट ही होता है क्लासिफिकेशन से, बिना क्लासिफिकेशन के कुछ नहीं कर सकते। अब मनुष्य का सीखने की प्रवृत्ति में क्लासिफिकेशन ही एकमात्र चीज है जो शुरुआत से होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि जब मनुष्य का ब्रेन बनता है पहली बार, तो ये हार्ड वायरिंग होती है कि उसको ये क्षमता होती है कि हम क्लासिफाई कर सकें, हम भेद कर सकें। बहुत बड़ा दर्शन का प्रमाण नहीं जाऊंगा मैं, भेद करने की क्षमता मनुष्य में होती है, सारे जीव में होती होगी मुझे लग रहा है। उससे हम जो सुनते हैं उसको अलग अलग हम क्लासिफाई करने लगते हैं। वही मशीन लर्निंग भी है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसको इससे डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग करना, क्यों करना कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। हम साउंड को भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अ क अलग अलग सुनने में आ रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। नाच झलो अलग अलग है, दोनों ही कंठी है लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो होती है वो मनुष्य के अंदर में होती है और वो करता रहता है। ये जो बहुत बड़ा विषय है कॉग्निटिव साइंस का, और बहुत से लोग खूब शोध कर रहे हैं। मेरी बेटी 1 साल की थी तो वहाँ पे कॉग्निटिव साइंस लेबोरेटरी में उसको बुलाया था, उसको शोध करने के लिए। कैसे शोध करते हैं, बड़ा सा एक कमरा था, उसमें ढेर सारे टॉयज थे, तो मैत्री को वहाँ पर छोड़ दिया और ढेर सारे कैमरे लगे हुए थे, हम लोग बाहर थे। अब कोई भी टॉय कभी कुछ बोला तो इधर बच्चे ने देखा, उसका रिकॉर्ड फोटो खींच लिया। कुछ और आवाज आई, बच्चे ने उधर देखा, तो बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी स्टिमुलाई पे, वो रिकॉर्ड करते हैं सारे बच्चे। इससे फिर तरह तरह का डेटा निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है। पाणिनि निश्चित रूप से बहुत बड़े ऑब्जर्वर रहे होंगे, वो चीजों को बड़ी गौर दृष्टि से ऑब्जर्व करते होंगे ये चीजें निकालने के लिए। अब जो सिमिलर है प्रोग्राम के, मैं मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी ने मुझे एक्सेप्शनल प्रोग्रामर की उपाधि दी थी अमेरिका में। तो प्रोग्रामिंग जो है वो आर्ट है, कोई भी प्रोग्रामर हो सकता है। तो पाणिनि ग्रामर जो है एक इससे बढ़िया उदाहरण प्रोग्रामिंग का नहीं मिल सकता। बताऊंगा आगे में कैसे प्रोग्रामिंग का उदाहरण। जैसे हम डायनेमिक वेरिएबल बनाते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे हमारी पूजा में भी होता है, अत्र आगच्छ ये तिष्ठ स्वस्थानम गच्छ। गॉड को कहते हैं ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, हम आपको कुछ देते हैं, फिर कहते हैं जो जितना लियो ज्यादा दो हमें, यही मांगते हैं ना। तो इधर काम हो गया, स्वस्थानम गच्छ, चला जाते हैं, क्योंकि उस गॉड की अब और भी आवश्यकता पड़ रही होगी, उस गॉड की थ्रेडिंग होगी। सत्यनारायण भगवान को हजारों लोग घरे बुलाते होंगे, कैसे जाते हैं वो, अपनी कॉपी करते हैं ना, थ्रेडिंग करते हैं अपनी। इस तरह से प्रोग्राम भी अपनी कई कॉपी करता है, आपने भी इस्तेमाल कर लिया। अब हमारा शब्द education.gov इन साइट है, आप लोगों ने देखा है उसको, शब्द.education.gov.in, मैंने खुद बनाया उसको, आप लोग देखिए, इस्तेमाल कीजिए उसको। अब उसको 1000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1000 कॉपी हो गई उसकी, है कि नहीं। तो उसी तरह से जब सत्यनारायण भगवान साहब घर में जाते हैं तो अपने 1000 कॉपी कर लेते हैं, फिर अपने घर से वापस स्वस्थानम गच्छ, तो मेमोरी रिक्लेम कर लिया उन्होंने, ठीक है, फिर और जगह जाएंगे वो। तो ये हमारी पूरी परंपरा है इस सिस्टम में। जहां जिस देश में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वो देश बाध्य हो जाता है कैसे डाइवर्सिटी में सिस्टम निकाले। इससे हमारे सारे शास्त्र सिस्टमैटिक है, हमारे सारे शास्त्र इसलिए कहेंगे कि भाई इस कॉम्प्लेक्स समाज में रास्ता निकालना है, तो बिना डॉक्यूमेंट किए, बिना डिस्क्राइब किए हम रास्ता नहीं निकाल सकते। व्याकरण भी एक उसकी परिणति। वृद्धि इवैल्यूएशन, अब पांडे कह रहे हैं वृद्धि आदेश पहला सूत्र है, वो तो कहते हैं कि वो मंगलाचरण है, मैं इसको मंगलाचरण नहीं मानता।